नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है और साफ ये लगने लगा है कि एक बार फिर बीजेपी हैट्रिक मारने में कामयाब रही है और एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने वाली है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसके मुताबिक बीजेपी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जो कांग्रेस या कहें जिसके नेता दावा कर रहे थे कि 60 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, वो 35 पर अटकी हुई है। और INLD अभय चौटाला की जो पार्टी है उसको 2 सीटें और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये चुनाव आयोग की साइट के आंकड़े हैं। लेकिन इनमें एक जो सबसे ख़ास बात देखने में आ रही है वो ये कि ये जो अंतर है 50 और 35 का, 15 सीटों का जो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इसमें से 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां जो मार्जिन है, बढ़त का जो मार्जिन है वो 1000 से 5000 के बीच है। यानी कि 5000 के वोटों के अंतर से 10 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अब उतने राउंड बाकी रह नहीं गए हैं कि कांग्रेस वापसी कर सके। 10 में से भले ही एक आध सीट पर वापसी कर पाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल अब ये मान के चला जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई है। और जिस बीजेपी को एग्जिट पोल में 25-30 सीटें दिखाई दे रही थी, 28 सीटें बताई जा रही थी, वो बीजेपी 50 से ऊपर भी जा सकती है। यानी कि अपने दम पर हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने वाली है और जो बहुमत का आंकड़ा था 46 उसको पार कर गई है। पिछली बार तो जेजेपी की मदद से सरकार बनी थी, लेकिन इस बार सिंगल हैंडेड, किसी के समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं और बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो एक बार ये फिर साबित हो गया है कि जब जब बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई हुई है, बैक टू बैक फाइट हुई है, तो कांग्रेस कमज़ोर पड़ी है। और कमज़ोर क्यों पड़ी है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कांग्रेस ने वो कौन सी गलतियां की जिसका खामियाजा अब राहुल गांधी भुगतेंगे। तो बीते 5-6 महीनों में हरियाणा में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की तनातनी हो, जिसने ज़रूर कुछ नहीं तो काफ़ी हद तक इस चुनाव को प्रभावित किया है। कुमारी शैलजा दलित चेहरा थी और उनका भूपेंद्र हुड्डा से मनमुटाव चल रहा था, वो भी चुनाव के आखिरी वक्त पर, जिसके बाद दोनों की सलाह कराई गई। अब वो ऊपरी तौर पर हुई कि अंदरूनी तौर पर, ये तो कोई नहीं कह सकते। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से 2 से 3 महीने पहले लोगों से भी पूछा जा रहा था तो वो भी यही कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है। और जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं, क्या उन्होंने गलत फीडबैक दिया आला कमान को कि ज़मीन पर सब कुछ दुरुस्त है और जीत पक्की है? और यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को भारी पड़ गया। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात वो ये कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को भाव नहीं दिया। जो सहयोगी दल थे कांग्रेस के, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो या फिर समाजवादी पार्टी रही हो, इन दोनों पार्टियों को एकदम दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने। और जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, आपको याद होगा जब शुरू में चुनावी प्रचार हुआ था तब उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से हरियाणा में किसी तरह का कोई सीट शेयरिंग की नहीं जाएगी, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया था। जबकि शुरुआत में जो समाजवादी पार्टी थी अखिलेश यादव की, वो 4 से 5 सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी थी और उसकी ये ख्वाहिश भी थी कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम 4-5 सीटें उसको दे, जहां पर यादव बहुल आबादी ज़्यादा है और OBC आबादी ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस किस ओवर कॉन्फिडेंस में थी तो वही जाने। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की, वो भी 3-4 सीटें मांग रही थी, वो भी नहीं दी गई। उसके बाद हुआ क्या, आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, कई सीटों पर चुनाव लड़ा। और जो एक खेल बिगड़ा है कांग्रेस का, इसका एक और पहलू है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी, कैंडिडेट और बागी प्रत्याशी। क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी से भी बहुत नेता निकल कर बागी बने और कांग्रेस से भी बहुत नेता निकल कर बागी बने, जो चुनाव में भी कूदे।
तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी वोट काटा, और ये जो वोट कटा है ये सिर्फ कांग्रेस का ही कटा है, ये बात एकदम तय है। क्योंकि अभय चौटाला की जो पार्टी है INLD और BSP का गठबंधन हुआ, उधर JJP और चंद्रशेखर का गठबंधन हुआ, तो इन दो गठबंधनों ने भले ही कोई सीट ना जीती हो, हालांकि इनेलो की 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, 2 सीटों पर वो लीड बनाए हुए हैं और हो सकता है जीत भी जाएगी। तो 2 सीटें तो इनेलो को मिल सकती हैं, लेकिन BSP का फिर खाता खुलता नहीं दिख रहा है और JJP का भी डिब्बा गुल है। तो हालांकि इनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे तो वोट तो कुछ तो मिले ही होंगे, 4000, 10,000, 8,000 जो भी रहे हों। तो ये जो छोटे छोटे वोट कटे, ये वोट कांग्रेस के कटे और उसी का खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां जीत का मार्जिन या कहें बढ़त का मार्जिन 5,000 से कम है। और अभी जब मैं ये साइट देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की, तो इसमें जिन 33 सीटों पर अभी बीजेपी लीड बनाए हुई है और 17 सीटें तो जीत गई हैं, तो इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां जो मार्जिन है, अब देखिए एक सीट है उचाना कलान की, देवेंद्र छतर भुर्ज अटारी, यहाँ से लगभग जीत उनकी तय हो गई है। लेकिन यह जीत का मार्जिन देखिए 39 वोट्स, 16 राउंड की काउंटिंग होनी थी और वो कंप्लीट हो गई है। मतलब अब परिणाम आना बाकी है। 16 के 16 राउंड हो गए हैं और उसमें जो मार्जिन है जीत का वो है 39 वोट। अब आप यकीन कर सकते हैं कि क्या 39 वोटों से भी चुनाव जीता जा सकता है। तो हरियाणा में हर वोट की इस बार कीमत पहचान में आई है नेताओं को। तो ये उचाना कलान की सीट है जहां महज 39 वोट के मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट लगभग चुनाव जीत गए हैं और आगे चल रहे थे। इसके अलावा एक और सीट है आदमपुर, यहाँ पर भाव्या विश्नोई हैं, यहाँ वो 1613 वोटों से आगे चल रही हैं, हालांकि 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। इसके अलावा दादरी की जो सीट है, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील सतपाल सांगवान, ये करीब 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की जो सीट है वहाँ भी कंवर सिंह, ये 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और एक और सीट है होदाल, यहाँ जो हरिंदर सिंह है ये 2632 वोटों से आगे चल रहे हैं, यहाँ भी लगभग सभी राउंड की काउंटिंग हो गई है। तो धीरे धीरे वेबसाइट अपडेट कर रही है, लेकिन जहाँ पर 39 वोटों से भी चुनाव जीता गया है, 857 वोट हैं रोहतक में, यहाँ भी तगड़ी फाइट है। जो जीत का जो बढ़त का मार्जिन है वो 869 वोट हैं और अभी 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में कितनी क्लोज फाइट रही, क्योंकि 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो 2000 वोटों से जीते हैं, 3000 से जीते हैं, 1000 से जीते हैं। और ये जो उचाना कलान की मैंने बात की, यहाँ तो 39 वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। तो फाइट बहुत ही करीबी रही। अगर कांग्रेस कुछ गलतियां नहीं करती तो हो सकता था हरियाणा का चुनाव उनकी जेब में होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी की जो संगठनात्मक रणनीति है वो भारी पड़ी कांग्रेस के ऊपर। दरअसल कांग्रेस में जो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आया लोकसभा चुनाव के बाद वो भारी पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि हरियाणा में जो फाइट है वो उसके और बीजेपी के बीच है। लेकिन जो बागी अलग हुए, इसके अलावा 2 गठबंधन बने, आम आदमी पार्टी भी चुनाव अलग से लड़ी, इन कैंडिडेट्स ने हरियाणा के वोट छीने। अब देख लीजिए, अंदाज़ा लगाइए, 2000, 1000, 3000 वोटों से जीत और हार का जहां अंतर हो, वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का चुनाव लड़ना, आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना और 2 गठबंधनों का चुनाव में कूदना कांग्रेस पर भारी पड़ गया। यही कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करती, समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देती और जब उनके नेता कैंपेनिंग करते इनके लिए, तो हो सकता था परिणाम बदल सकते थे। और जो 10 से 12 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं वो हो सकता है कांग्रेस के पाले में आ सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो तस्वीर निकल कर सामने आई वो ये कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और एक बार फिर एग्जिट पोल गलत साबित हुए। लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे
और हरियाणा चुनाव में तो एकदम दरकिनार कर दिया जनता ने एग्जिट पोल्स को, क्योंकि एग्जिट पोल्स में लगभग आधे से ज़्यादा एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, 50 से 60 सीटें आएंगी। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस 35 पार करने में सांसें फूल गई। तो पिछली बार की अपेक्षा जब 2019 में चुनाव हुए थे तब बीजेपी को अगर देखा जाए तो उसने काफ़ी बढ़त बढ़ाई है। बीजेपी करीब 10 सीटों की बढ़त लेके चल रही है, वहीं कांग्रेस को बढ़त मिली है लेकिन वो मामूली बढ़त है, उस बढ़त का कोई फ़ायदा मिलता दिख नहीं रहा है। और एक और अपडेट इसमें ये आया है कि जो इनेलो है उसकी बढ़त अब 3 सीटों पर हो गई है, 2 से 3 सीटों पर उसकी बढ़त हो गई है। वहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये तो अभी चलता रहेगा जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाएं। हालांकि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल नतीजे जारी किए हैं उसमें बीजेपी के 20 कैंडिडेट जीत गए हैं और कांग्रेस के 15 कैंडिडेट जीत गए हैं, इंडिपेंडेंट के 2 कैंडिडेट जीत गए हैं और जो इनेलो है उसके 2 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी जीत का रिजल्ट उनका आया नहीं है, हालांकि लीड बनाए हुए हैं। और लीडिंग की बात करें तो बीजेपी के 30 प्रत्याशी अभी भी लीड कर रहे हैं और कांग्रेस के 20 प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ रही है और अब कांग्रेस को अगले चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद कांग्रेस में फूट पड़ती भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा। और चुनाव से पहले जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला के बीच जो ठनी रही, जो गुटबाजी चलती रही, उसका भी खामियाजा इस रिजल्ट को आप कह सकते हैं, जिस तरह कांग्रेस पीछे चल रही है। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस अकेले बीजेपी से टक्कर लेने का दम बेदम निकला। और अगर कांग्रेस अपने सहयोगियों को, इंडिया अलायंस के सहयोगियों को साथ लेकर चलती तो शायद चुनाव परिणाम कुछ अलग होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब इस मामले पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी नसीहत दे डाली है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि अति आत्मविश्वास में ना आए, कांग्रेस की तरह पिछले चुनाव के नतीजों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें और जनता की सेवा में जुटें, क्योंकि अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होना है। इसीलिए उन्होंने ये जो ताज़ा हालिया रिजल्ट आए हैं इससे केजरीवाल अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और जनता की सेवा में अभी से लग जाइए। तो हरियाणा में कांग्रेस की इस हार के बाद अब केजरीवाल अलर्ट हो गए हैं और सवाल उठ रहे हैं क्या केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस से समझौता करेंगे। इस हार का क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडिया अलायंस के और सहयोगियों पर, क्योंकि अब जो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तो अखिलेश भी अब लगता नहीं कि कांग्रेस को एक भी सीट देंगे। जिस तरह कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया, तो अब लगता नहीं है कि उपचुनाव की 10 सीटों में एक भी सीट कांग्रेस को मिले। 10 की 10 समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। वहीं दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो केजरीवाल क्या खाका खींचेंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले दम पर लड़ेंगे। और इन सब के अलावा एक बड़ी बात ये कि महाराष्ट्र में जो भी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में, तो महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने ताल ठोकी है, वहाँ भी उसने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो क्या महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को सीटें देगा, क्या कांग्रेस सीटें देगी? इससे सीख लेते हुए जो उन्होंने काम हरियाणा में नहीं किया, अगर इससे सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी को हरियाणा में इंडिया अलायंस 8 से 10 सीटें देता है तो देखने वाली बात होगी क्या अंतर निकलता है। और क्या अब कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में तो अब रहने से रही, क्योंकि वो अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार की रजामंदी के बिना नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि जो नतीजे हरियाणा में आए हैं ये कांग्रेस के लिए हतोत्साहित करने वाले ज़रूर हैं। तो कांग्रेस इन चुनाव के नतीजे से क्या कुछ सीखती है, आगे के लिए क्या प्लान करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस हार का उसके सहयोगी दलों पर क्या असर पड़ा, अब क्या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितना तवज्जो देती है, कितना महत्व देती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर यही कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीती होती तो कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस का ओहदा थोड़ा बढ़ गया होता इंडिया अलायंस में।
लेकिन अकेले दम पर वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई। हालांकि जो विनेश फोगाट थी वो ज़रूर चुनाव जीत गई, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही, जिसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। हालांकि हवा कांग्रेस की ही बनी हुई थी, ज़मीनी स्तर पर भी लोग का भी यही राय थी, लेकिन जो साइलेंट वोटर निकला और उसने पासा पलटा है, वो सबक ज़रूर है कांग्रेस के लिए। और जिस तरह कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों से किनारा किया, ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ा, वो भी उस पर भारी पड़ा है। और जो पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह था, वो भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कांग्रेस की इस हार की क्या वजह हो सकती हैं? जो कांग्रेस का सपना था 10 साल बाद वापसी करने का, वनवास खत्म होने का, वो फिर अधूरा रह गया है। अब कांग्रेस को फिर 5 साल बाद ही सत्ता में आने का मौका मिल सकता है, वो भी तब जब वो चुनाव जीतेगी। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।